जैसा कि आप सभी को पता है, 4 नए लेबर लॉज आ रहे हैं जिन्हें हम लेबर कोड्स के नाम से जानते हैं। इन सभी लेबर कोड्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस बना रहा हूं और साथ में जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं जिसकी की लिस्ट में यहां पर आपके सामने दे रहा हूं, ये सारे जो लेबर लॉज हैं इनके भी डिटेल वीडियोस में इसी चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो ये सारे लॉज, जितने भी वीडियोस हैं, ये एचआर मैनेजर और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी हेल्पफुल हैं, साथ में कंसल्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस then make sure that you press the like button and also share with as many people as you can, and also create a playlist giving a name labor laws, और उसमें सारे वीडियोस आप सेव करें उस प्लेलिस्ट में, तो कभी भी आपको ये देखना है वापस से तो वो आप देख सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today I am going to cover Employee Compensation Act 1923. इस एक्ट का पुराना नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही एक्ट है। एम्प्लॉय कंपनसेशन इसका नया नाम है। All right, and today I am going to cover all the important aspect of this act which can be asked in the exams. First, we will see a little bit of introduction of this act. As you can see, the name of the act is Employee Compensation Act 1923. इसका पुराना नाम था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। तो काफी पुराना एक्ट है, 1923 में आया था। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो पूरे इंडिया में ये एक्सटेंड होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, and this is effective from the 1st of July 1924. इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका नाम चेंज हुआ है, वर्कमैन की जगह एम्प्लॉय यूज किया है, ये एज पर वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसका नाम वर्कमैन से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया है। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट. This act provides that employee who dies or suffers from disablement, चाहे वो disablement partial हो या total हो, due to accident is entitled to get compensation from the employer. तो अब इसमें जो कीवर्ड है, एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है या फिर ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट, और ये क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू एक्सीडेंट, then in such cases employer will have to pay compensation to employee. Now let's see the structure of this act. This act contain total 36 sections, total 36 sections है, and there are 4 schedules, important schedules जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। शेड्यूल 1 जो है, इट कंटेन्स इंजरीज, लिस्ट ऑफ इंजरीज है जिसको मान लिया गया है कि अगर ऐसी इंजरी होती है किसी एम्प्लॉय को तो उसे टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा या फिर पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाएगा। तो शेड्यूल 1 में 2 पार्ट है। पार्ट 1 में वो इंजरीज कवर की गई हैं जिसे टोटल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 कंटेन्स लिस्ट ऑफ दोज इंजरीज जिसे हम पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है शेड्यूल 1, लिस्ट ऑफ इंजरीज है। पार्ट 1 में अगर वो है तो उसे टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा, पार्ट 2 में दिखाई गई है तो उसे पार्शियल डिसेबलमेंट माना जाएगा। इसके बाद है शेड्यूल 2। अब एक्ट में साफ साफ लिखा है कि कंपनसेशन एम्प्लॉय को मिलेगा, तो सबसे पहले तो पर्सन का एम्प्लॉय होना जरूरी है। तो शेड्यूल 2 में लिस्ट ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं जिन्हें की एम्प्लॉय की कैटेगरी में माना जाएगा, रखा जाएगा। सो दीज पर्सन विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। दिस इज गिवन अंडर शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 में लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, ऐसे डिसीज
जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होते हैं, इन्हें हम ऑक्यूपेशनल डिसीज कहते हैं। हम डिटेल में देखेंगे डेफिनेशन। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज जो दे रखी है वो शेड्यूल 3 में दे रखी है। इसके बाद आता है शेड्यूल 4, क्योंकि एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करना है, तो वो कंपनसेशन कितना पे करना है ये शेड्यूल 4 में बताया है कि फैक्टर्स फॉर वर्किंग आउट द लमसम कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। तो परमानेंट डिसेबलमेंट या फिर डेथ के केस में जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो उसको कैलकुलेट करने के फैक्टर्स जो है वो शेड्यूल 4 में दे रखे हैं। इस पार्ट में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो आप फिर से याद रखिए। शेड्यूल 1 जो है वो बताता है इंजरीज को, शेड्यूल 2 जो है वो बताता है एम्प्लॉइज को, 3 बताता है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस को, और 4th बताता है फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड डेथ। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी शेड्यूल्स। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। Now let's see the applicability of this act. This act is applicable to those factories, mine, transport, construction works, etc. तमाम चीजें सारी कवर कर ली हैं which are not covered by Employee State Insurance Act 1948। तो इसका मतलब उन सभी फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा जहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नहीं लगता, वो सभी इस एक्ट में कवर्ड है। इसका मतलब एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। द रीजन इज बट ऑब्वियस कि एक अगर इंजरी होती है तो उसको एक कंपनसेशन मिले, दो कंपनसेशन मिल जाएंगे अदरवाइज उसको। इसीलिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में अगर उसको कुछ मिल रहा है, सो ही विल नॉट गेट द compensation under Employee Compensation Act. And now we will see the most important concept of this act, and that is disablement. Disablement means loss of capacity to work or move. इसका मतलब आपकी जो क्षमता है काम करने की या चलने फिरने की, वो आपकी क्षमता कम हो रही है, वो कैपेसिटी आपकी कम हो रही है काम करने की या मूव करने की, तो इसको हम बोलेंगे डिसेबलमेंट। अब ये जो डिसेबलमेंट है, इट मे रिजल्ट इन लॉस और रिडक्शन ऑफ हिज अर्निंग कैपेसिटी। तो बट ऑब्वियस है, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे या मूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इट मे बी परमानेंट और टेम्पररी। ये दो टर्म आपको अच्छे से समझना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये टर्म परमानेंट और टेम्पररी, ये हम आगे भी देखेंगे। So any disablement can be of permanent nature or temporary nature, and again it may be partial or total। या तो ये partial हो सकता है या total disablement हो सकता है। तो disablement में आपको जो कीवर्ड याद रखना है, loss of capacity to work or move। It may result in loss or reduction of earning capacity। It can be of permanent or temporary। It may be partial or total disablement। Now let's go to the details of disablement। सबसे पहले हम देखेंगे partial disablement। सेक्शन है 2G। तो 2G में partial disablement को define किया हुआ है। So partial disablement means any disablement as which reduces the earning capacity of the employee एज ए रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट। तो अब एक्सीडेंट आ गया है पिक्चर में, यानी आपकी जो एबिलिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है, वो रिड्यूस हो रही है। और क्यों हो रही है? तो वो एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। नाउ लेट्स सी, पार्शियल डिसेबलमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से आपको इसको समझना है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट तब होता है व्हेन इट रिड्यूसेस अर्निंग कैपेसिटी
इन एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वॉज एंगेज एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। इसका मतलब टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट में जो एम्प्लॉय है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है जो वो इंजरी के पहले कर रहा था उस एम्प्लॉयमेंट में। उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है। दूसरे एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर सकता है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट का जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसको टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट बोला। दूसरी तरफ इन्होंने बोला है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट वो डिसेबलमेंट विच रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज कैपेबल ऑफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब यहां पे सभी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, चाहे वो उस एम्प्लॉयमेंट में था या नहीं, आसपास के सभी एम्प्लॉयमेंट में। तो नॉर्मली आपको टेम्पररी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, यहां पे थोड़ा समय नहीं है। टेम्पररी का मतलब है वो वाला एम्प्लॉयमेंट जिसमें वो काम कर रहा था, वही एम्प्लॉयमेंट वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसको टेम्पररी बोला है। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, या परमानेंट का मतलब है बाकी के एम्प्लॉयमेंट में भी वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा जो वो कर सकता था बिफोर इंजरी। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको वर्डिंग्स के याद रखने हैं। Now the most important part in this is still left, that every injury, ऐसी कोई भी injury, every injury which is specified in part 2 of schedule 1, पार्ट 2 में जो दे रखी है शेड्यूल 1 के, उसे हम मान लेंगे कि ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का केस है। तो याद रखना है आपको, पार्ट 2 में शेड्यूल 1 के जो इंजरीज है उसको हम मान लेंगे कि ये परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का केस है। Part 2 of Schedule 1 contains almost around 50 injuries। 50 injuries ऐसी बता रखी है जिसे Part 2 of Schedule 1 में रखा गया है, और इन सभी इंजरीज को हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मानेंगे। इसका अगर एक एग्जाम्पल है तो 5वें नंबर पे इन्होंने बताया लॉस ऑफ थंब। अगर किसी एम्प्लॉय का अंगूठा कट जाता है तो ऐसे में इसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट माना गया है। इसको 30% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के बराबर माना गया है। तो अगर किसी एम्प्लॉय का अंगूठा कट जाता है, थंब उसका चला जाता है, तो ऐसे केस में उसकी जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है वो 30% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मान लिया जाएगा, और इसको हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मानेंगे। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक एंड आई विल बी बैक विद इन 30 सेकेंड्स। Now let's see the definition of a total disablement। total disablement को जो डिफाइन किया है वो सेक्शन 2L में डिफाइन किया है। It means a disablement which incapacitates an employee for all work। अब यहां पे आपको कीवर्ड्स याद रखना है। इनकेपेसिएट कर रहा है यानी उसकी कैपेसिटी खत्म हो रही है एम्प्लॉय की, फॉर ऑल वर्क, या एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो वर्क की बात कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है वो। आपको यहां पर ये चीज ध्यान देनी है कि पार्शियल डिसेबलमेंट में जो को रिलेट किया गया है डिसेबलमेंट को, वो एम्प्लॉयमेंट से है, करंट एम्प्लॉयमेंट या बाकी के एम्प्लॉयमेंट। टोटल डिसेबलमेंट में डिसेबलमेंट को को रिलेट किया है वर्क से, ऑल वर्क, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो अगर कोई आदमी कुछ भी काम नहीं कर पाए किसी भी तरह का, तो उसको यहां पर टोटल डिसेबलमेंट माना गया है। यहां पर फिर इन्होंने बोला है कि अगर कोई इंजरी ऐसी हुई है जो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 में दे रखी है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1, तो उसको मान लिया जाएगा कि ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है। जो पार्ट 1 है शेड्यूल 1 का, उसमें टोटल 6 ऐसी इंजरीज बताई गई हैं। तो 6 इंजरीज दे रखी है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 में। हर एक इंजरी को इन्होंने टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट माना है।
अब उसका एक एग्जांपल ले तो लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, ये एक उसमें इंजरी दे रखी है, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स। तो अगर किसी एम्प्लॉय के दोनों हाथ कट जाते हैं तो वो टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट माना गया है। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा इंजरीज हुई हैं, देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज विच आर स्पेसिफाइड इन पार्ट 2, और जो उन इंजरीज को अगर आप टोटल करें, उसका एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ लॉस आप निकालें अर्निंग कैपेसिटी का, तो वो अगर 100% या उससे ज्यादा है तो ऐसे केसेस को भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मान लिया जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लें तो पार्ट 2 जो है शेड्यूल 1 का, उसमें एक केस दे रखा है लॉस ऑफ 4 फिंगर्स, आपके एक हाथ की 4 उंगलियां कट गई हैं, तो उसका जो लॉस आता है 50% दे रखा है लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। उसका अगर दूसरा एक हाथ है लॉस ऑफ हैंड, अगर किसी आदमी का एक हाथ कट जाता है तो उसको 60% ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी बोला है। तो अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसका एक हाथ कट गया है और साथ में दूसरे हाथ की 4 उंगलियां भी कट गई हैं, तो इसका टोटल अगर आप लॉस देखें तो ये 110% लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस को हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस मान लेंगे। तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में याद रखना है पार्ट 1 की इंजरी है शेड्यूल 1 के, तो उसका डायरेक्टली परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट माना गया है। और अगर पार्ट 2 की इंजरीज हुई हैं 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन उसका टोटल इफेक्ट जो है लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी का वो 100 से ज्यादा हो रहा है या 100% तक लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस को भी हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस मान लेंगे। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सेक्शन 2DD में दे रखी है, और ये डेफिनेशन इंसर्ट की है थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 2009। अब कंपनसेशन किसे दिया जाएगा? एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी पर्सन जिसको कि आपको कंपनसेशन देना है, पहले वो एम्प्लॉय हो ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी जो सेक्शन 2DD में दे रखी है। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप हो सके तो याद कर लीजिए, और नहीं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। एम्प्लॉय मींस अ पर्सन हु इज अ रेलवे सर्वेंट, रेलवे में काम कर रहा है, या फिर क्रू मेंबर ऑफ ए शिप, शिप में जो क्रू मेंबर्स हैं उसमें आता है वो, या क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट, या फिर वो ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, मैकेनिकल ऑफ मोटर व्हीकल है, या फिर ही इज ए एम्प्लॉय रिक्रूटेड अब्रॉड, ऐसा एम्प्लॉय जो बाहर रिक्रूट किया है इंडिया के। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्सप्लोसिव्स, माइंस, शिप लोडिंग, अनलोडिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइवर्स, हॉर्टिकल्चर्स एंड सर्कस। बट आपको यहां पर जस्ट एक पॉइंट ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन वर्किंग इन द आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। तो आर्म फोर्सेस में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं रखा है। इसी के साथ आपको याद रखना है शेड्यूल 3 में लिस्ट दे रखी है, लंबी लिस्ट दे रखी है पर्सन की जिसको की एम्प्लॉय माना गया है। अब उसमें से मैंने कुछ एक पॉइंट्स यहां पर आपको समझाने के लिए बताया है। शेड्यूल 3 में ऐसे पर्सन की लिस्ट दी है जिनको की एम्प्लॉय ट्रीट किया गया है, तो उसमें कुछ एक केसेस बता रहा हूं। पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट एंड एंगेज इन आउटडोर वर्क, तो ऐसा पर्सन जो न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और बाहर के काम करता है, यानी बाहर ऑफिस के बाहर जाके काम करता है, उसको भी एम्प्लॉय माना गया है। फिर दूसरा, एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, डेमोलिशन ऑफ रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा, तो कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, पर्सन काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसको भी एम्प्लॉय माना गया है। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सर्कस, सर्कस में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको भी एम्प्लॉय माना गया है। ऐसी लॉन्ग लिस्ट है, आपको मैंने नोट्स में ये दे रखा है, आप चाहे तो एक बार उसे देख सकते हैं। अब एम्प्लॉय के साथ ही हमको एक स्पेशल केस देखना है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, यानी डायरेक्ट पर्सन को एम्प्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन वो पर्सन को थ्रू कॉन्ट्रैक्टर काम पे रखा है, तो ऐसे केस में क्या उसको एम्प्लॉय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इसका आंसर है कि यस, ऐसे पर्सन को भी एम्प्लॉय माना जाएगा एंड ही इज एलिजिबल फॉर कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट।
ये जो प्रपोजिशन है ये जज ने डिसीजन दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर ओडिशा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस गीता रानी का केस है, जिसमें कि जज ने कहा है कि अगर कोई पर्सन चाहे वो एम्प्लॉयड हो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही क्यों ना वो काम कर रहा हो वहां पर, अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है तो ही इज एलिजिबल फॉर कंपनसेशन। तो पहला तो ये है, पॉइंट क्लियर है कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई काम कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए। अब दूसरा है कि इस पर्सन को कंपनसेशन देगा कौन, कॉन्ट्रैक्टर इसको कंपनसेशन देगा या एम्प्लॉयर इसको कंपनसेशन देगा। तो यहां पर भी जज ने साफ कर दिया है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसकी प्रीमाइसिस में या जिसके लिए वो काम कर रहा था, उसकी पहली लायबिलिटी है और उसी की लायबिलिटी है कि वो कंपनसेशन दे उस पर्सन को जो उसके यहां पे काम कर रहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये एम्प्लॉयर ये कंपनसेशन अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है जिसके थ्रू ये पर्सन यहां पे काम करने आया था। तो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है कि वो उसको कंपनसेट करे, और ये जो कंपनसेशन इसने पे किया है ये चाहे तो रीइंबर्समेंट इसका ले सकता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। Now let's see some other provisions of the Workmen Compensation Act 1923. First is employer's liability for compensation. An employer is liable to pay the compensation if there is a personal injury which is caused to an employee by accident arising out of and in the course of his employment. These wordings are very important. If the injury or the accident has occurred out of or in the course of his employment, then only there will be a liability of the employer to pay the compensation. Further, you have to remember that the employer is not liable to pay the compensation in following cases. First, injury which result in total or partial disablement of employee up to 3 days. तो जो इंजरी है वो up to 3 days तक की है तो कोई compensation पे करने की जरूरत नहीं है. Second, injury caused by accident directly attributable to the following. First, employee working under the influence of drinks or drugs. Second, willful disobedience of express order of safety. And the third, willful removal of safety guard or devices. However, even in such cases, if the employee dies or suffers the permanent total disablement, then employer will be liable in such cases as well. तो इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा हैं. Now, Act further provides that employer will be liable to employ if an employee contracts any specified occupational disease while he is in the service of the employer for at least 6 months. तो अगर 6 months तक वो सर्विस में है एम्प्लॉयर के और उसको अगर कोई specified occupational disease हो जाता है, then in that case also employer will be liable. However, compensation is payable even when there is no fault of the employer except aforesaid cases what we have seen earlier, and the employee did not take proper precaution, he was careless or negligent in performance of his work, still the compensation will be payable by employer if the employee contracts any specified occupational disease.
Now let's talk about the amount of compensation payable by the employer. Compensation is payable to employee in case of partial or total disablement, to dependent of the employee in case of death. In case of death and total disablement, the compensation must be paid through the Commissioner of Employees Compensation appointed by the government. Now, in case of a death, the compensation payable is an amount equal to 50% of the monthly wages of the deceased employee, multiplied by a factor depending on the age of the employee. More the age, lower will be the compensation, you have to remember. Subject to minimum compensation of 80,000 rupees. In addition to this, there will be funeral expenses of 2,500 are also paid in case of a death of the employee. It further says that in case of a permanent total disablement, the compensation payable to employee will be equal to 60% of the monthly wages of the disabled employee, multiplied by the factor depending on the age of the employee. Remember, more the age, lower will be the compensation. Again, this compensation will be subject to a minimum compensation of 90,000. तो minimum 90,000 rupees का compensation तो pay करना ही पड़ेगा in case of permanent total disablement. Further, in case of a permanent partial disablement, the compensation will be based on the percentage of loss of earning capacity of the employee. Now there is a provision of time limit for disposal of cases which are related to compensation. The compensation commissioner shall dispose the matter relating to compensation within a period of 3 months from the date of reference and intimate his decision in respect thereof within the said period to the employee. Now there is very important concept which you have to understand, that accident arising out of employment. It means the proximate and the direct connection between the accidental injury and the employment. In this case, the compensation will be payable if the accident has occurred at the place where the employee was performing his duties. Another term used in this act is accident in the course of employment. It means a casual connection between the accidental injury and the employment. And in this case, for the payment of compensation, it is not necessary that the accident occurred at a place where the employee was performing his duty. So the place where the accident has occurred, it may be any place. It can be any place, not within the factories or where he usually performs his duties. Further, it is also not necessary that the employee must be actually working at the time of his death. This is known as theory of notional extension. Again, let's try to understand this theory of notional extension. It is now well established that there must be some causal connection. This is very important keyword. The causal connection between the death of the worker and his employment. For example, if employment is a contributory cause or has accelerated the death, or if the reason of the death is not only the disease but also the disease coupled with the employment, then it could be said that the death arose during the course of his employment and the employer would be liable. For example, there is one person who is working in a factory. Now he is working in very hazardous condition. And due to these conditions, his health was deteriorating day by day, and ultimately he has died at home. So here there is a causal connection between his death and his employment. So his employment was a contributing cause to his death. So this, as per the theory of notional extension,
Here, in such cases, employer will be liable to pay the compensation to such employees who has died. Now, again, there is one important point about the employer's liability when the contractor is engaged. Section 12 makes the employer liable for compensation to such employees hired by the contractor under the following circumstances. So even these employees are hired through the contractor, still the employer will be liable under this act. First, the contractor is engaged to do the work which is a part of a trade or business of the employer, called the principal. So contractor is doing that work which is a part of that trade or business of the employer. Second, the employees were engaged in the course of or for the purpose of that particular trade or business. And third, the accident occurred in or about the premises on which the principal employer has undertaken or undertakes to execute the work. The amount of compensation shall be calculated with reference to the wages of the employee under the employer by whom he is immediately employed. तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय तो नहीं है एम्प्लॉयर का. दिस पर्सन इज अ कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय है. तो यहाँ पर जो भी कंपनसेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो पर्सन है ये कॉन्ट्रैक्टर से कितना उसको वेजेस मिलता था.